नमस्कार। हम अपनी जिंदगी में हर दिन कई तरह की ताकतों को महसूस करते हैं। कभी किसी चीज को धक्का देते हैं तो कभी खींचते हैं। पर कुछ ताकतें ऐसी भी हैं जो बिल्कुल चुपचाप पर्दे के पीछे से काम करती हैं और उन पर हमारा ध्यान भी नहीं जाता। आज हम ऐसे ही एक अदृश्य लेकिन बहुत ही शक्तिशाली बल को समझने वाले हैं, जिसे कहते हैं उत्प्लावकता या बुओयंसी। चलिए एक बहुत ही आम से अनुभव से शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि एक भारी भरकम पत्थर जिसे हवा में उठाने में पसीने छूट जाते हैं, वही पत्थर पानी के अंदर इतना हल्का क्यों लगने लगता है? बस इसी सवाल का जवाब हमारे आज के इस सफर की मंजिल है। तो इस रहस्य को सुलझाने के लिए हम एक एक करके कुछ कदम बढ़ाएंगे। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ये तरल पदार्थ आखिर होते क्या हैं। फिर हम सीधे उत्प्लावकता की दुनिया में गोता लगाएंगे और जानेंगे कि ये बल काम क्यों करता है। फिर हम देखेंगे कि कौन सी चीजें इसे मजबूत या कमजोर बनाती हैं। और हाँ, आखिर में हम इसे नाप कर भी देखेंगे। तो उस पत्थर के हल्के महसूस होने के राज को खोलने के लिए हमें पहले उस जगह को समझना होगा जहां ये सब हो रहा है, यानी कि तरल पदार्थ के अंदर। देखिए, किसी भी बल को समझने से पहले उसके खेल का मैदान समझना तो जरूरी है ना। तरल पदार्थ, जिन्हें हम फ्लूइड्स भी कहते हैं, इनकी परिभाषा बहुत सीधी है। कोई भी ऐसी चीज जो आसानी से बह सकती है, वो एक तरल पदार्थ है, जैसे कि पानी या फिर हवा। जी हाँ, गैसें भी तरल पदार्थ ही होती हैं। अब यहाँ तरल पदार्थों की एक बहुत जरूरी बात याद रखनी है। इनका वजन होता है, और इसी वजन की वजह से ये जिस भी बर्तन में होते हैं, उसकी दीवारों पर हर तरफ दबाव डालते हैं। नीचे की तरफ, अगल बगल में, और हाँ, ऊपर की तरफ भी। और यही ऊपर की ओर लगने वाला दबाव हमारी पूरी पहेली की चाबी है। तो चलिए अब सीधे अपने मेन टॉपिक पर आते हैं, उत्प्लावकता। ये वही अदृश्य बल है जो पानी में उस भारी पत्थर को हल्का महसूस करवा रहा था। तो ये उत्प्लावकता या बुओयंसी है क्या? असल में ये किसी भी तरल की एक आदत है, एक नेचुरल टेंडेंसी है। वो अपने अंदर रखी किसी भी चीज पर ऊपर की ओर एक धक्का लगाना चाहता है। और जब तरल अपनी इस आदत के चलते सच में, असलियत में किसी चीज पर ऊपर की ओर धक्का लगाता है, तो उस असली नापे जा सकने वाले धक्के को हम कहते हैं उत्प्लावन बल या अपथ्रस्ट। और ये कोई मामूली सा बल नहीं है। जरा सोचिए, यही वो ताकत है जो हमें पानी में तैरने में मदद करती है। और यही वो बल है जो हजारों टन वजनी लोहे से बने बड़े बड़े जहाजों को समंदर की लहरों पर शान से टिकाए रखता है। तो सवाल ये है कि ये ऊपर की तरफ लगने वाला धक्का आता कहाँ से है? हमने ये तो जान लिया कि ये क्या है, पर अब सवाल है कि ये क्यों है। इसके पीछे की फिजिक्स बड़ी मजेदार है। इस तस्वीर को देखिए। मान लीजिए हमने इस जग को पानी में डुबोया। अब पानी इस पे हर तरफ से दबाव डाल रहा है। ये जो तीर हैं, ये उसी दबाव को दिखा रहे हैं। अब देखिए, जो दबाव अगल बगल से लग रहा है, वो तो एक दूसरे को कैंसिल कर देता है, क्योंकि वो बराबर और उल्टी दिशा में है। तो फिर असली खेल कहाँ हो रहा है? असली खेल इस एक छोटे से नियम में छिपा है। आप तरल में जितना नीचे जाएंगे, दबाव उतना ही बढ़ता जाएगा। अब वापस उस जग को देखिए। उसका जो ऊपरी हिस्सा है, यानी ए, वो कम गहराई पर है, तो उस पर नीचे की तरफ कम दबाव लग रहा है। लेकिन जो निचला हिस्सा है, बी, वो ज्यादा गहरा है, इसलिए उस पर ऊपर की तरफ ज्यादा दबाव लग रहा है। बस हो गया फैसला। नीचे से लगने वाला ऊपर का धक्का ऊपर से लगने वाले नीचे के धक्के से ज्यादा ताकतवर है। इसी अंतर की वजह से एक नेट फोर्स, एक कुर्बल ऊपर की ओर बनता है, और यही है हमारा उत्प्लावन बल। ठीक है,
तो अब हम ये समझ गए कि उत्प्लावन बल क्यों पैदा होता है। तो अगला सवाल ये है कि ये बल कब ज्यादा होता है और कब कम? मतलब किन बातों पर ये निर्भर करता है? देखिए, उत्प्लावन बल का साइज या उसकी ताकत मुख्य रूप से सिर्फ दो बातों पर निर्भर करती है। पहली चीज, वस्तु का कितना हिस्सा यानी कितना वॉल्यूम तरल में डूबा हुआ है, और दूसरी चीज खुद उस तरल का घनत्व यानी इसकी डेंसिटी कितनी है। पहले कारक यानी आयतन को समझते हैं। सोचिए, हमारे पास दो गेंदें हैं, साइज में बिल्कुल एक जैसी, पर एक लोहे की है और दूसरी एल्यूमिनियम की। अगर हम दोनों को पूरा का पूरा पानी में डुबो दें तो आपको जानकर हैरानी होगी कि पानी दोनों पर बिल्कुल बराबर ऊपर की तरफ धक्का लगाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों ने पानी में बराबर जगह घेरी है। इस बल को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि वस्तु किस चीज की बनी है। अब आता है दूसरा कारक, घनत्व। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है तैराकी। समुद्र के खारे पानी का घनत्व नदी के मीठे पानी से ज्यादा होता है। यही वजह है कि समुद्र में तैरना ज्यादा आसान लगता है, क्योंकि वो ज्यादा घनत्व वाला पानी हमारे शरीर पर ऊपर की तरफ ज्यादा जोरदार धक्का लगाता है। अच्छा, अब तक हमने सिर्फ थ्योरी की बातें की हैं, पर क्या हम इस अदृश्य बल को सच में नाप सकते हैं? जी बिल्कुल, और ये बहुत आसान भी है। चलिए एक छोटे से प्रयोग से इसे देखते हैं। तो इस प्रयोग के लिए सबसे पहले हम एक मेटल का सिलेंडर लेते हैं और उसे हवा में तौलते हैं। ये जो स्प्रिंग बैलेंस है, ये बता रहा है कि इसका वजन 150 ग्राम है। ये इसका असली वजन है। अब देखिए जादू। जैसे ही हम सिलेंडर को जरा सा पानी में डुबोते हैं, स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग फौरन नीचे आ जाती है। अब ये 140 ग्राम दिखा रहा है। पानी ने ऊपर की तरफ धक्का देना शुरू कर दिया है। और जैसे ही हम सिलेंडर को थोड़ा और अंदर डुबोते हैं, वजन और भी कम हो जाता है। अभी हो गया 130 ग्राम। ये बात बिल्कुल साफ है। जितना ज्यादा वॉल्यूम पानी के अंदर जाएगा, ऊपर की ओर लगने वाला धक्का उतना ही मजबूत होता जाएगा। और आखिर में जब सिलेंडर पानी में पूरी तरह से डूब जाता है, तो वजन अपने सबसे कम लेवल पर आकर रुक जाता है, 120 ग्राम। अब इसे चाहे और कितना भी गहरा ले जाएं, वजन इससे कम नहीं होगा, क्योंकि पानी अपनी पूरी ताकत से इसे ऊपर धकेल रहा है। तो पानी ने कुल कितनी मदद की? उत्प्लावन बल कितना था? हिसाब बहुत आसान है। हवा में वजन था 150 ग्राम, पानी के अंदर 120 ग्राम। तो दोनों के बीच का अंतर कितना हुआ? 30 ग्राम। इसका मतलब पानी इस सिलेंडर पर 30 ग्राम के वजन के बराबर का बल ऊपर की ओर लगा रहा है। तो ये थी कहानी उत्प्लावकता की, तरल पदार्थों के अंदर छिपे हुए उस अदृश्य धक्के की। अब जब ये सिद्धांत समझ आ गया है, तो जरा अपने आसपास देखिए और सोचिए, ये बल और कौन कौन सी चीजों को समझाता है। गर्म हवा का गुब्बारा आसमान में ऊपर क्यों उठता है? या बर्फ का इतना बड़ा टुकड़ा समुद्र में क्यों तैरता है? जवाब इसी अदृश्य धक्के में छिपा है। इसके बारे में सोचिएगा जरूर।